वंदे मातरम बच्चों। अब से पहले हमने देखा है कि बड़े भाई साहब पाठ के लेखक के बारे में जिसका लेखक है प्रेमचंद। अब हम पाठ को पढ़ते जाएंगे क्योंकि पाठ बहुत बड़ा है। पहले ही मैंने आपसे कहा था कि पाठ पढ़कर रखना। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पाठ का समरी बताते जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ में एक बड़े भाई साहब हैं जो हैं तो छोटे ही, परंतु उनसे छोटा भी एक भाई है। वे उससे कुछ ही साल बड़े हैं, परंतु उनसे बड़ी बड़ी आशाएं की जाती हैं। बड़े होने के कारण वे खुद भी यही चाहते हैं कि वे जो भी करें छोटे भाई के लिए प्रेरणादायक हो। भाई साहब उससे 5 साल बड़े हैं, परंतु 3 ही कक्षा आगे पढ़ते हैं। वे अपनी शिक्षा की नींव मजबूती से डालना चाहते थे ताकि वे आगे चलकर अच्छा मुकाम हासिल कर सकें। वे हर कक्षा में 1 साल की जगह 2 साल लगाते थे और कभी कभी तो 3 साल भी लगा देते थे। वे हर वक्त किताब खोलकर बैठे रहते थे और लेखक का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। अगर 1 घंटे भी किताब लेकर बैठना पड़ता तो यह उसके लिए किसी पहाड़ को चढ़ने जितना ही मुश्किल काम था। जैसे ही उसे जरा सा मौका मिलता वह खेलने के लिए मैदान में पहुंच जाता था। जैसे आपके घर में अगर माँ बाप आपसे कहे बैठकर पढ़ाई करो तो आप बैठ तो जाते हैं, लेकिन आपका मन कहीं और रहता है। जैसे ही मौका मिले आप भी घर से निकल जाते हैं खेलने के लिए मैदान में अपने बच्चों के साथ। और जब बच्चे खेलने में व्यस्त हो जाते हैं तो पढ़ाई की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। लेकिन जैसे ही खेल खत्म कर कमरे में आता तो यहाँ पर भी छोटा भाई जैसे खेलने जाता था और ख़त्म करने के बाद वापस कमरे में आ जाता। तो क्योंकि दोनों भाई हॉस्टल में रहते थे तो बड़ा भाई का दायित्व बहुत बड़ा था। भाई साहब का वो गुस्सा वाला रूप देखकर उसे बहुत डर लगता था। बड़े भाई साहब छोटे भाई को डांटते हुए कहते हैं कि वह इतना सुस्त है कि बड़े भाई को देखकर कुछ नहीं सीखता। अगर लेखक अपनी उम्र इसी तरह गवाता चाहता है तो उसे घर चले जाना चाहिए और वहाँ मज़े से गुल्ली डंडा खेलना चाहिए। कम से कम दादा की मेहनत की कमाई तो खराब नहीं होगी, क्योंकि उनके पिताजी जो कमा कर उन लोग मेहनत करके इन लोगों को हॉस्टल में रख के पढ़ा रहे थे। तो इसीलिए वह बड़े भाई साहब यहाँ पर लेखक से कहते हैं कि अगर तुझे खेलना नहीं है तो तू सीधे गांव चला जा, ताकि पिता की कमाई की खराबी ना हो, मतलब नुकसान ना हो। और बड़े भाई साहब उपदेश बहुत अच्छे देते थे। ऐसी ऐसी बातें करते थे जो सीधे दिल में लगती थी। लेकिन भाई साहब की डांट फटकार का असर 1-2 घंटे तक ही रहता था और वह इरादा कर लेता था कि आगे से खूब मन लगाकर पढ़ाई करेगा। यही सोचकर जल्दी जल्दी एक समय सारणी यानी टाइम टेबल बना देता। परंतु वह टाइम टेबल बनाना अलग बात होती है और उसका पालन करना अलग बात होती है। हमेशा वह टाइम टेबल बनाता था कि सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या स्टडी करेगा, कैसे करेगा, सब।
लेकिन रात को सोने के बाद सुबह उठते ही फिर से उत्साह, जैसे ही उसके मन में खेलने के बारे में विचार आया तो वह सब कुछ भूलकर फिर खेलने के लिए निकल जाता था। ऐसे ही होने के बाद वार्षिक परीक्षा हुई। भाई साहब फेल हो गए और लेखक पास हो गया। इसकी खुशनसीबी थी। और लेखक अपनी कक्षा में प्रथम आया। अब लेखक और भाई साहब के बीच केवल 2 साल की ही अंतर रह गया था। जबकि लेखक पहले 5वीं कक्षा में थे तो बड़ा भाई 9वीं कक्षा में था। अब वह 6ठी कक्षा में आ गए और भाई साहब फिर वहीं के वहीं रह गए। और ऐसे ही इस बात से उसे अपने ऊपर घमंड हो गया कि अब भाई साहब और उसमें 2 ही साल का अंतर रह गया। और वह अपने आप को समझता था कि वह मैं पास हो गया हूँ करके घमंड करने लगा। उसके अंदर आत्मसम्मान भी बढ़ गया था। बड़े भाई साहब लेखक को कहते हैं कि वे ये मत सोचो कि वे फेल हो गए हैं। जब वह उनकी कक्षा में आएगा तब उसे पता चलेगा कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि अभी लेखक छोटी कक्षा में है तो वहाँ पर पढ़ाई का उतना ये नहीं रहता। लेकिन जब वह भी उनकी तरह 9वीं कक्षा में आएगा तो हर सब्जेक्ट के बारे में उसे पढ़ना लिखना, वह कहते हैं जब अलजेब्रा आएगा, ज्योमेट्री आएगी या इतिहास के राजाओं के समय, नाम, उनके सब याद रखना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि राजाओं को ये एक ही नाम रहता है लेकिन पहला राजा, दूसरा, तीसरा ऐसे उनको कहा जाता है। तो यह सब याद रखना बच्चों का खेल नहीं है। उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, मन लगाकर पढ़ना पड़ता है। यह सब जानकारी वह अपने भाई को नसीहत के रूप में देते थे। अब आज यहीं तक पढ़ेंगे। बाकी का पाठ का हिस्सा कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। धन्यवाद।